नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। आज हमारे मेहमान हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोज मधुकर, जो बीजेपी के नीति और नीयत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। एक और ख़ास बात है कि चुनाव में बीजेपी को कौन राज्य में कहाँ कितना सीट मिलेगा वो पहले से बता देते हैं। तो मधुकर जी से हम जानना चाहेंगे कि ये क्या ट्रिक है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, बहुत बड़ा ट्रिक तो नहीं है, इसको सामान्य गणित जानने वाले लोग भी बहुत आसानी से कर लेंगे। जो किसी भी सरकार की क्या उपलब्धि है, जनता में उसके प्रति क्या रोष है, वो मतलब अगर प्लस माइनस, जिसको आप मैथमेटिकल भाषा में इंटीजर्स का ऑपरेशन कहते हैं, अगर उसका हम सामान्य ज्ञान भी रखते हैं तो ये कहना मतलब बता देना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैं इसको इस तरह के नज़रिए से नहीं देखता हूँ, एक सामान्य सी घटना समझता हूँ। लेकिन जो अभी वर्तमान जो फेकू की सरकार है, जो मायावी की सरकार है, जो पाखंडी की सरकार है, वो निसंदेह इन ऑल रेस्पेक्ट किसी भी स्तर पर उसको आप न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी नहीं दे सकते हैं, कोई भी नहीं देगा। फिर भी कहेंगे जो कैसे कुछ जगह विजय हुआ, तो मैं अभी भी कायम हूँ जो ईवीएम में संभव करामात है और कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ना कुछ चाहे अनचाहे प्रतिफल रहा होगा। और जिन राज्यों में वो फेंकू आपको आगे बढ़ता दिखता है, वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस मिला करके इसका गणित अगर समझा जाए तो यही है। अगर हम मान लें कि ईवीएम से बीजेपी चुनाव जीतती है, तो कर्नाटक में तो पहले बीजेपी का ही सरकार था, तो वहाँ ईवीएम का जादू क्यों नहीं चला, क्यों हार गई बीजेपी? नहीं हुआ ये तो कहना बिल्कुल शायद मेरे गणित के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से, मेरी क्षमता के हिसाब से या मेरी बौद्धिक ज्ञान की परिधि में ऐसा नहीं है। प्रयास, मैंने कहाँ तक सफल होना और कहाँ तक प्रयास करना, दोनों में एक क्या कर सकते हैं अंतर होता है। प्रयास यहाँ भी हुआ भी होगा, लेकिन उस स्तर तक नहीं आया, क्योंकि मेरे गणित के हिसाब से कम न्यूनतम 2.5 अंकों तक फेंकू का वोट बैंक करने का मतलब जो विनिंग पार्टी है उसे कम होना चाहिए था। हम मान लें कि आपका जो कैलकुलेशन होता है, सीट का जो आंकड़ा बताते हैं, वो ईवीएम में छेड़छाड़ करने वाले से आपका सेटिंग है कोई, या जनता के मूड को देख के बनाते हैं? नहीं, सारे फैक्टर का जोड़ घटा होता हूँ कि कहाँ तक ये क्या करने में, क्योंकि इसका नेचर तो सब विदित है, सब जानता है, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। सत्ता भोगी है, इसको न देश से प्यार है, न मानवता से प्यार है, न राष्ट्र से मोहब्बत है, न संघ से मोहब्बत है, न भाजपा विचारधारा से, इसको किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं है। ये किन परिस्थितियों में और कैसे आया है इसको भी जनता बखूबी जानती है। तो जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने दोस्त संजय जोशी का नहीं हुआ, जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जो संघ का नहीं हुआ, किसका होगा? किसी का नहीं होगा। इसलिए इसके क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत टेंडेंसी को मैं बहुत पहले से रीड करते आ रहा हूँ, बहुत तह में जाने का प्रयास किया है, और ये सारे बताए ना इंटीजर्स ऑपरेशंस करने के बाद जो प्रतिफल आते हैं वो मैं जनता के बीच भेजता हूँ। आज भी बड़ी विनम्रता के साथ आत्मसंज्ञान लेते हुए, आत्म विश्लेषण करते हुए, बड़ी विनम्रता से कहूँगा जो भाजपा की मौलिक विचारधारा में जो पवित्रता है, जो लोगों के प्रति एक आत्ममानववाद वाली सोच है, इसको अगर आप सही माने में जनता तक ले जाए तो ये क्या कह सकते हैं, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। कहने का मतलब कोई भी पार्टी इसके समकक्ष आने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये फेंकू जो है ना, सबको कहीं ना कहीं मलिन कर दिया, कहीं ना कहीं स्वयं बनने के चक्कर में सारे मतलब विचारधारा को, उसकी पवित्रता को, भारतीय मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, सबको इसने गंवा दिया है, और इसी कारण से आज इस तरह के प्रतिकूल प्रतिफल आ रहे हैं। जब इतना हो रहा है तो दिल्ली में बीजेपी का पतन का क्या कारण है? जहाँ तक जानता हूँ कि अपने क्षेत्र की बात करूँ तो बीजेपी के जो पदाधिकारी होते हैं उसका चयन जो है वो धन बल के आधार पर होता है। इनके किसी भी पदाधिकारी का समाज से, सामाजिक लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका सोच ये है कि हमारे पास पैसे हैं, पैसे के दम पर हम वोट इकट्ठा करा लेंगे, पैसे के दम पर हम भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, पैसे के दम पर हम जनाधार बना लेंगे। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं?
निसंदेह भाजपा का जो मौलिक कार्यकर्ता होगा वो सेवा में विश्वास करता है, वो जनता के क्या कह सकते दुख दर्द में भागीदार होना पसंद करेगा, वो सही माने में राष्ट्र कैसे उन्नत हो इसके बारे में सोचेगा, वो सही माने में सोचेगा जो देश में हमारा किस तरह से सर्वांगीण विकास हो, हर एक जनता सुखी कैसे हो, हर एक को कैसे निरोग बने, इस तरह की सोच होगी। लेकिन अभी जो कार्यकर्ता है ना आयातित हो गए हैं, ये मौलिक रूप से भाजपा विचारधारा से थोड़ा भी ताल्लुक नहीं रखते। ये तो सिर्फ नहीं कहते बहती हुई बाढ़ में जो मतलब खरपतवार आ जाते हैं उस तरह के खरपतवार है, क्योंकि इनका घनत्व तो कम है इसलिए ये ऊपर ऊपर देखते हैं। और जो वास्तविक घनत्व वाले लोग हैं, जो वास्तव में भाजपा विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, वो नीचे दबते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ अटल जी की सरकार तक आपने देखा होगा ऐसा नहीं था, कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान होता था। अटल जी कहते थे चाहे कुछ भी हो हमारा एक भी पुराना कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए, लेकिन फेंकू का ये सोचना है चाहे किसी तरह से हो हमें 2 वोट कैसे ज़्यादा आना चाहिए, कैसे झूठ बोल करके, कैसे लोगों को बरगला करके, कैसे गुमराह करके। और यही जब मौलिक चीज़ें ही बदल गई हैं, वो पदाधिकारी क्षेत्र में काम ही नहीं कर पाएंगे तो उनके चेहरे पर आपको वोट कैसे मिलेगा? बिल्कुल वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपका। देखिए हम भी भाजपा विचारधारा से जुड़े हुए हैं, मैं छात्र जीवन से ही मेरा सरनेम मधुकर है, एक देव तुलसी गुरु जी का है नामांश है, मधु करोति जस मधुकर है, मतलब देव तुलसी गिरी संघ के द्वितीय जो सरसंचालक रहे। तो इट मीन्स क्या है जो कुछ लोग प्रभावित होकर आता है। ऐसे आज मैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जानता हूँ दिल्ली लेवल में, मैं प्रदेश कार्यकारिणी का भी सदस्य रहा हूँ भाजपा का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीचर सेल में भी रहा हूँ, जो आज कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं अंदर से घूट रहे हैं। ये रंगा बिल्ला के जो क्या कर सकते हैं बेरुखी है, जो रंगा बिल्ला का क्या कह सकते हैं अयोग्य होते हुए भी जो अहंकार है उसका प्रतिफल। और ये सच्चाई थी, मैं आज से नहीं 9 साल पहले 10 साल पहले इसी आशय का पत्र मैंने तत्कालीन मतलब चाहे आज के जो वर्तमान संघ के सरसंचालक हैं माननीय मोहन भागवत जी, भैया जी जोशी जी, संजय जोशी जी, रामलाल जी, क्या मोदी जी, अमित शाह, अरुण जेटली, सुषमा जी, सबको भेजा था, सबको पर्सनली देखा, 1-2 नहीं सैकड़ों लोगों को दिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन आप कहीं से भी इसकी तहकीकात कर लेंगे। मैंने उस रोज़ भी बोला था जो कहीं ना कहीं पार्टी इतनी बड़ी गलती करने जा रही है जिससे पूरी मानवता, पूरा राष्ट्र और पूरी पार्टी बदनाम होगी। फेंकू किसी भी तरह से भाजपा के मौलिक विचारधारा के अनुकूल नहीं है, मैं आज भी कर रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। और ये सच्चाई जब जनता के सामने आएगी तो जनता भी कहेगी जो हाँ किसी मधुकर ने सही कहा था, ये सबसे निकृष्ट आदमी है, ये कम से कम अपनी सत्ता के लिए किसी को धोखा दे सकता है। 2024 का परिणाम बीजेपी के लिए क्या रहेगा? सीट बढ़ेगी, घटेगी या अपना संतुलन बनाए रखेंगे? मैं निसंदेह आपको बता देता हूँ, बहुत लंबी समय है, लेकिन मैं जो एक मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज होता है उसको रखते हुए बताऊंगा। भाजपा अगर वर्तमान जो भयानक परिस्थितियां हैं, जो भयानक परिदृश्य है, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नारी के साथ बदसलूकी वगैरह का जो मामला चल रहा है, अगर इसी तरह का मामला रहता है तो भाजपा अधिकतम 150 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरा सामान्य गणित है और वैसे इसको पुनरीक्षित करके, पुनः विचार करके और जो भी संभव प्लस माइनस होगा उसके साथ मैं आपको इलेक्शन से मतलब इसी नवंबर तक मैं आप मेरे दोस्त हैं इसलिए आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत वादा है। 2024 में जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें आपको क्या लगता है? बीजेपी का पतन होगा, आम आदमी का परचम लहराएगा या कांग्रेस फिर से जीवित होंगे या कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा? देखिए मैं फिर से बताऊं, किसी भी राष्ट्रीय चीज़ का विकल्प राष्ट्रीय चीज़ ही होता है। राष्ट्रीय दल जैसे बीजेपी है तो उसका अंतिम विकल्प तो कांग्रेस को बनना है। चाहे मैं कांग्रेस के विचारधारा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूँगा जो जैसे अगर आपको रोटी पसंद नहीं है तो आप चावल खा लेंगे, लेकिन आप सिर्फ सब्जी खा के नहीं रह सकते, मेरा ये मानना है। तो विकल्प तो अपने आप जो हमारी आज वर्तमान सरकार है उसके जो क्या कह सकते हैं अज्ञानी तत्व हैं, जो नपुंसक तत्व हैं, जो कहीं ना कहीं दुराचारी तत्व हैं, जो कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी की भावना नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के कारण कांग्रेस जो आज भी कर्नाटक में जीती है वो कांग्रेस के अपने विचारधारा के कारण नहीं जीती है। निसंदेह उनको नेताओं ने जो सच्चाई थी उसको जनता के सामने रखा और जनता ने उसको पसंद किया और यही कारण है जो कांग्रेस को वोट मिला है। कांग्रेस को वोट नहीं मिला है,
रंगा बिल्ला के विरोध में जो वोट है, जो जनता की मानसिकता है, वो सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने फेंकू के नब्ज को बहुत अच्छी तरह पकड़ लिया है और ये अच्छी तरह जानता है कि इसको किस तरह से इसके वोट बैंक में सेल लगाया जा सकता है, और वही वो कर रहा है। फलता हो आज सफल दिख रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी भी जनता का सच्चे मायने में शुभचिंतक नहीं है, जहाँ तक मेरा गणित कहता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। नमस्कार।